हेलो। हाँ बच्चों, आज अपन लेंगे नेशनल इनकम एंड वेलफेयर। तो अब तक अपन ने देखा था नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स क्या है, उनका आपस में क्या रिलेशन है और उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है, तो आज अपन क्या देख रहे हैं, नेशनल इनकम एंड वेलफेयर, राष्ट्रीय आय और कल्याण। तो बच्चों, अपन जानते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसकी नब्ज़ हम जो है राष्ट्रीय आय को कह सकते हैं। किसी भी देश की उन्नति का, विकास का पता लगाना है, वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों की क्या गतिविधियाँ चल रही है, वहाँ के जो निवासी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, समाज में वितरण की व्यवस्था कैसी चल रही है, तो इन सब चीज़ों का पता हमें कैसे चलता है, राष्ट्रीय आय से। तो किसी भी देश का सामाजिक और राजनीतिक प्रगति जो है वहाँ की राष्ट्रीय आय पर ही निर्भर करती है और राष्ट्रीय आय पर ही आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो बच्चों, सबसे पहले आज अपन इसके लिए क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है और उसका प्रयोग क्या है। क्योंकि कल्याण देखने से पहले हम इसका क्या देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। तो अभी बताया मैंने आपको, राष्ट्रीय आय क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नाड़ी है या नब्ज है, जिससे कि हम देख के उसको हम पूरी अर्थव्यवस्था का पता लगा सकते हैं कि वो देश किस तरह का है, उसके विकास का स्तर किस तरह का चल रहा है। तो हम अलग अलग पॉइंट्स लेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, आर्थिक विकास का मापदंड। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय से ही वहाँ के आर्थिक विकास का पता चलता है। जितनी तेज़ी से राष्ट्रीय आय बढ़ेगी उतनी ही तेज़ी से वहाँ का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। ठीक है। नंबर 2, जीवन स्तर की जानकारी एवं तुलना। तो अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों की का जो है जीवन स्तर में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी तुलना भी हम राष्ट्रीय आय से कर सकते हैं। फिर नंबर 3, राष्ट्रीय आय के ढांचे का ज्ञान। मतलब विभिन्न क्षेत्रों का कितना कितना योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, द्वितीयक का कितना है, तृतीयक का कितना है। तो इससे आपको एक अर्थव्यवस्था का पता चलेगा कि कृषि, उद्योग, विनिर्माण, इन सब चीज़ों का, सेवा क्षेत्र का कितना कितना योगदान जो है राष्ट्रीय आय में चल रहा है। फिर राष्ट्रीय आय और वितरण व्यवस्था। तो राष्ट्रीय आय को देख के हम उस देश की वितरण व्यवस्था को भी देख सकते हैं कि अगर जनसंख्या स्थिर है और राष्ट्रीय आय बढ़ रही है फिर भी लोगों का जीवन स्तर नहीं बढ़े, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ असमान वितरण हो रहा है। ठीक है। फिर नंबर 5, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। तो किसी भी देश के आंकड़ों को देख के, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को देख के ही हम सरकार जो है अपनी टैक्स पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी है, डेवलपमेंट पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, सभी का निर्माण जो है राष्ट्रीय आय के आंकड़े देख करके ही कर सकते हैं। फिर नंबर 6, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के रुख का ज्ञान। कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न अंगों में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये भी हम राष्ट्रीय आय को देख के ही जो है पता लगा सकते हैं और इसके हिसाब से हम अपनी नीतियों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और आवश्यकता के हिसाब से उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। फिर नंबर 7, तुलनात्मक अध्ययन। तो राष्ट्रीय आय से हम भिन्न भिन्न देशों की, भिन्न भिन्न समयों की, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भी तुलना कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में या कौन से देश में प्रगति की दर किस तरह की चल रही है। फिर नंबर 8, दीर्घकालीन प्रवृत्तियों का अनुमान। कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े देख के ही हम क्या देख सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रगति का स्तर क्या चल रहा है और भावी विकास के बारे में अनुमान भी हम इससे लगा सकते हैं। फिर है सामाजिक और आर्थिक दोषों को दूर करने में मार्गदर्शक। तो आर्थिक विकास या जो भी सामाजिक आर्थिक दोष जो चल रहे हैं वो भी हम राष्ट्रीय आय के आंकड़े देख करके पता लगा सकते हैं। इसमें भी हमको मार्गदर्शन राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से मिलता है। फिर और अन्य देखें लास्ट
तो सरकार को कितना सुरक्षा पे व्यय करना है, कितना विकास पर करना है, तो ये भी राष्ट्रीय आय के अनुमान पर ही आधारित होता है। और विभिन्न क्षेत्रों को कितना अनुदान देना है, इसका निर्णय भी जो है वो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पता लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय आय और कल्याण में क्या संबंध है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जिस देश, क्योंकि आर्थिक विकास में या राष्ट्रीय आय और कल्याण में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जिस देश की हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है, वहाँ वस्तुओं सेवाओं का अधिक उत्पादन होता है और इसीलिए वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। और जीवन स्तर ऊंचा होता है तो हम क्या मानते हैं कि वो अधिक सुखी और संपन्न भी होते हैं। फिर जबकि विकासशील देश क्या होते हैं, वहाँ के निवासी बहुत पिछड़े, गरीबी, भूखमरी से ग्रस्त, और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी जो है वो बहुत कम होती है। तो प्रति व्यक्ति आय कम होने से उनका जीवन स्तर नीचा होता है और इस वजह से वो दुखी और नीचे जीवन स्तर वाले होते हैं। वहाँ पर बेरोजगारी बहुत होती है। तो बच्चों, जैसे हम देखते हैं जो विकसित देश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ये सब देश जो है इनकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ऊंची है। तो हमको क्या लगता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा सुखी है, ज़्यादा संपन्न है, ज़्यादा ऊंचे जीवन स्तर वाले हैं। जबकि भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, हमारे जैसे देश क्या है जहाँ राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय नीची है, तो जीवन स्तर भी नीचा है। और यहाँ के लोग आप देखते हो कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। लेकिन कल्याण का वो भाग जिसको कि हम मुद्रा के द्वारा नाप सकें, उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक कल्याण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो परस्पर संबंध है वो निम्न मानदंडों के आधार पर हम देख सकते हैं। तो नंबर 1, राष्ट्रीय आय का आकार तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्या होगा बच्चों, अगर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हम क्या मानते हैं कि कल्याण में वृद्धि होगी और उनका लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा और इससे वो ज़्यादा सुखी और समृद्ध होंगे। इस वजह से कल्याण बढ़ेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने से, उसकी साइज़ बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और इन सब से जीवन स्तर बढ़ेगा और इस वजह से लोगों का कल्याण बढ़ेगा। ठीक है, फिर नंबर 2, राष्ट्रीय आय का वितरण। तो वितरण भी जो है वो कल्याण पर बहुत प्रभाव डालता है। तो हमको क्या देखना है कि अगर वितरण जो है वो न्यायोचित है, अधिक समान है, तो इससे लोगों की सुख, शांति और आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। लेकिन अगर वितरण असमान है तो सामाजिक और आर्थिक असंतोष बढ़ेगा और गरीब और अमीर के बीच वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आर्थिक असमानता जो है वो कल्याण को कम करती है और आर्थिक समानता जो है वो कल्याण को बढ़ाती है। ठीक है, फिर नंबर 3, राष्ट्रीय आय के व्यय का ढंग। भाई राष्ट्रीय आय मान लीजिए बढ़ रही है, लेकिन उसको हम व्यय किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम उसको आर्थिक विकास पे व्यय कर रहे हैं तो कल्याण बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए हम सुरक्षा पे व्यय कर रहे हैं, ज़्यादातर भाग सुरक्षा, सेना और आतंकवादी गतिविधियों, इन सब में खर्च हो जाता है, तो हमारा कल्याण जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर नंबर 4, राष्ट्रीय आय के उत्पादन का ढंग कैसा है, कि हम उत्पादन कैसे कर रहे हैं, हमारे काम की परिस्थितियाँ कैसी है, काम के घंटे कैसे हैं। अगर हमको कम घंटे काम करना पड़े, हमारी काम की परिस्थितियाँ अच्छी हो, अनुकूल हो, लोगों का शोषण भी नहीं हो, और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़े, तो हम क्या कहेंगे कि आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए काम के घंटे बहुत ज़्यादा है और लोगों का शोषण हो रहा है, काम की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, तो राष्ट्रीय आय ऊंची होने के बावजूद भी हम क्या कहेंगे कि वहाँ का कल्याण कम है।
ठीक है। फिर राष्ट्रीय उत्पादन की संरचना और बनावट कैसी है, कि वहाँ उपभोग वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो रहा है या सैनिक साजो सामान का अधिक उत्पादन हो रहा है। अगर उपभोग वस्तुओं का ज़्यादा हो रहा है, सुलभ है वो वस्तुएं, तो जीवन स्तर बढ़ेगा और आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि ज़्यादा उत्पादन सैनिक साजो सामान का हो रहा है, तो लोगों को उपभोग वस्तुएं कम मिलेगी और फिर लोगों का कल्याण कम होगा। ठीक है। फिर राष्ट्रीय आय तथा रोजगार एवं विकास, तो हमको और क्या देखना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने से अगर रोजगार बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, तो आर्थिक कल्याण होगा। लेकिन आय बढ़ रही है फिर भी रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है, विकास भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आर्थिक कल्याण क्या होगा, कम होगा। ठीक है। फिर राष्ट्रीय आय तथा उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता, अगर पर्याप्त मात्रा में है उपभोग वस्तुओं की तो जीवन स्तर बढ़ेगा और आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, और अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो जीवन स्तर घटेगा और कल्याण भी घटेगा। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय तथा उपभोग वस्तुओं की बनावट। बनावट से क्या मतलब है कि आवश्यक वस्तुओं, आरामदायक वस्तुओं और विलासिता की वस्तुएं, कौन सी वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। अगर अनिवार्य वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो आम लोगों को, आम जनता को पर्याप्त वस्तुएं मिलेगी और उनका आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए विलासिता की वस्तुएं, महंगी वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, जैसे टीवी, कार, फ्रिज, सोने चांदी, हीरे मोती, तो इससे क्या होगा, इनसे केवल संपन्न लोगों की ही आवश्यकताएं पूरी होगी, तो कल्याण का स्तर नीचा रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय एवं पर्यावरण। अगर राष्ट्रीय आय जो बढ़ रही है, जो आर्थिक विकास हो रहा है, वो पर्यावरण का रक्षक है, पोषक है, तब तो हम कहेंगे कि आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए आर्थिक विकास ऐसा है जो पर्यावरण का विरोधी है, उसका भक्षक है, तो आर्थिक कल्याण क्या होगा बच्चों, घटेगा। फिर इसके बाद एक हम ले रहे पीगू का मापदंड। पीगू क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में पीगू का मापदंड। पीगू क्या कहते हैं बच्चों, कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, और उससे अगर निर्धन लोगों की, गरीब लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की खुशी में बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या जो है वो कम बढ़ रही है, धन के वितरण में सुधार हो रहा है, और लागत से अधिक जो है आय बढ़ रही है, तो पीगू क्या कहते हैं कि आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। अन्यथा क्या होगा, कल्याण नहीं बढ़ेगा। फिर आधुनिक अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण। तो आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि आर्थिक कल्याण के साथ साथ हमको क्या देखना है, गैर आर्थिक कल्याण को भी देखना है। तो इसमें जैसे शेपिरो क्या कहते हैं कि आर्थिक कल्याण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो गैर आर्थिक कल्याण है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि बहुत सी बातें जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से कोई सरोकार नहीं रखती, और वो भी एक राष्ट्र को अधिक खुशहाल बना सकती है, जैसे शांति हो, बेहतर व्यक्तिगत संबंध हो, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर हो, पाप और हिंसा से दूरी हो, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बुलंद हो, अदालत और न्याय की सुधरी व्यवस्था हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों कि मान लीजिए राष्ट्रीय आय थोड़ी कम भी है तो भी वो देश जो है उसका कल्याण ऊंचा होगा। तो आजकल अर्थशास्त्री आर्थिक कल्याण के साथ साथ गैर आर्थिक कल्याण को भी महत्व दे रहे हैं। अब इसके बाद आर्थिक कल्याण के सामाजिक संकेतन, ठीक है, सोशल इंडिकेटर्स पर भी जोर दिया जा रहा है। तो नंबर 12, 12वां पॉइंट क्या है, आर्थिक कल्याण के सामाजिक सूचकों पर जोर। तो इसमें अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि हमें आर्थिक कल्याण की गणना में सामाजिक सूचक जैसे साक्षरता है, औसत आयु है, महिलाओं का समाज में स्थान है, सफाई है,
इसकी वृद्धि को भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक मानना चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक कल्याण के साथ साथ हमको क्या देखना है, सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 13 विशुद्ध आर्थिक कल्याण या नेट इकोनॉमिक वेलफेयर के कंसेप्ट पर जोर। तो ये नेट इकोनॉमिक वेलफेयर या न्यू जो है, इसको सैमुअल्सन ने विकसित किया था। सैमुअल्सन ये कहते हैं कि अगर जीएनपी में हम अवकाश से प्राप्त संतुष्टि को जोड़ दें और प्रदूषण से असंतुष्टि और सुरक्षा व्यय और शांति स्थापना के लिए जो व्यय हो रहा है उसको घटा दें, तो जो शेष बचेगा वो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। ठीक है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए सैमुअल्सन क्या कहते हैं कि जीएनपी में हम क्या जोड़ दें, अवकाश या लेज़र आवर्स से हमको जो संतुष्टि मिलती है उसको जोड़ दें और उसमें से प्रदूषण से होने वाली असंतुष्टि और सुरक्षा और शांति स्थापना के लिए जो व्यय किया जा रहा है उसको घटा दें, तो जो बचेगा वो क्या होगा, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसका हम निष्कर्ष देखें तो क्या कहेंगे हम कि हमें आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इसका जब हम चर्चा करें, व्याख्या करें, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि आर्थिक कल्याण जो है वो केवल भौतिक साधनों पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि कई सारे गैर आर्थिक तत्व जैसे सामाजिक समानता है, पारिवारिक स्नेह है, पर्यावरण की शुद्धता है, शांति और सुरक्षा है, अवकाश का आनंद है, ठीक है, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सुविधाएं हैं और सामाजिक सूचक है, इन सब का भी जो है प्रभाव कल्याण पर बहुत ही पड़ता है। तो हमको आर्थिक के साथ साथ गैर आर्थिक कल्याण को भी ध्यान में रखना है। तो इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्री जो है वो जीएनपी से बेटर किसको मानते हैं, न्यू या नेट इकोनॉमिक वेलफेयर को ज़्यादा उपयुक्त और बेहतर कंसेप्ट मानते हैं। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय के साथ साथ हमने देखा कि जो है लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़ता है, और हमको केवल कल्याण की जब हम बात करें तो आर्थिक के साथ साथ गैर आर्थिक को भी हमको देखना है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि नेशनल इनकम और वेलफेयर में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा, बशर्ते कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं इसके साथ आपको पीडीएफ भी भेज रही हूँ, डिटेल नोट्स है उसमें पूरे, तो वो भी आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप समझ लीजिए, और नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट भी दूंगी, तो असाइनमेंट भी करिए। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।